नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात कर रहे हैं हम 12वीं कक्षा की, और 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान का छठा अध्याय चल रहा है ये, यानी कि हम लेसन 6 की बात कर रहे हैं। और छठे अध्याय के अंदर हमने अभी तक जो अध्ययन किया है वो आपको मैंने लिंक में आपको शेयर कर ही दिए। साथ साथ में आपसे मैं यही कहूँगा कि 3 काम करने हैं। पहला काम, आपको नोट्स बनाने हैं लगे हाथ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में उतारिए और उसके नोट्स बनाइए। दूसरा काम, अपने मित्र तक इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो आप लोगों के लिए जितना उपयोगी है उतना उनके लिए भी उपयोगी है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि वर्तमान परिस्थिति को देखकर अगर आवश्यक नहीं है तो बाहर नहीं निकलना है और घर पर बैठ के ही तैयारी करनी है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो कल हमने पढ़ा था अवशोषण, पादपों के अंदर क्या पढ़ा था अपने, पादपों के अंदर जल का अवशोषण पढ़ा था। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे ले रहे हैं कि जो जल का अवशोषण है, क्या लिखेंगे, पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जल अवशोषण प्रभावित होता है। तो पादपों को जल अवशोषण करने वाले प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बहुत ही समझने लायक चीज़ हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। पहला आएगा हमारे पास में, 2 भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। एक तो होता है प्राप्य जल। प्राप्य जल का मतलब क्या है इसको भी समझना है। और उससे पहले हमारे पास में दूसरा आता है मृदा वातन। 2 नए शब्द आए हैं, इन दोनों नए शब्द को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए प्राप्य जल का मतलब क्या है। प्राप्य जल का मतलब यह है कि जो वातावरण में या भूमि के अंदर पानी कहाँ से आता है, बरसात से पानी आएगा, बारिश हुई, बारिश आने के बाद में सीधा भूमि उसको अवशोषित कर लेती है। अब उस समय पादप ऐसा तो करेंगे नहीं कि गिलास भर के पानी ले लिया साहब, मटकी भर के पानी ले लिया उन्होंने, ऐसा वो नहीं कर सकते। उनके लिए जल संग्रहण का जो कार्य है वो कौन करेगा, जल संग्रहण का कार्य वहाँ की मृदा करेगी, मिट्टी करेगी। तो प्राप्य जल, उस जल के अंदर कितना पानी है, उस भूमि के अंदर कितना पानी है। हो सकता है कि अगर चिकनी मिट्टी है तो जल की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर बलुई मिट्टी है तो पानी निकल के दूसरी जगह चला जाएगा। तो प्राप्य जल यानी कि वहाँ पर उपलब्ध पानी की मात्रा कितनी है, ये बात। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि मृदा के अंदर क्या होगा, जो संपूर्ण जल है, संपूर्ण जल जो कहाँ है, मृदा में उपस्थित है, उसका उपयोग पादप नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, जितना पूरा पानी है उस पूरे पानी का उपयोग, जितना ज़्यादा पानी है उसका उपयोग प्लांट पूरे के पूरे रूप से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पादप की आवश्यकता, वो भौतिक कारक, पादप की आवश्यकता यानी कि कितना उसको खींचना है पानी या कितना लेना है, और भौतिक कारक उसे प्रभावित करता है। क्या करता है, उसे प्रभावित करता है। सीधी सी बात ये हुई है कि प्राप्य जल का मतलब ये हुआ है कि जो पूरा पानी है उस पानी में से भूमि के अंदर पादप अपनी आवश्यकता के अनुसार जल को प्राप्त करता है। अब हो सकता है कि दलदल के अंदर जो उगने वाला प्लांट है उसके लिए पानी हो सकता है, लेकिन उसको उतनी आवश्यकता ही नहीं है। कई बार वो प्लांट सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि पादप को ज़्यादा पानी दे दिया और अपन कहेंगे कि सड़ गया। जैसे कि भुट्टा है, भुट्टे को अगर ज़्यादा पानी मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वो भुट्टे की फसल पूरी नहीं होगी। यानी कि फसल के लिए जल की मात्रा उतनी ही आवश्यकता है जितना उसको आवश्यक रूप से उपयोग कर रही है। उससे ज़्यादा होने पर या उससे कम होने पर दोनों ही परिस्थितियाँ हानिकारक होती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राप्य जल। दूसरी चीज़ आती है मृदावातन। मृदावातन का मतलब क्या हो गया कि अच्छी मृदा में जल की मात्रा व उपजाऊपन
अधिक होता है, अधिक होता है। यानी कि जो जल की मात्रा है वो, और ज़्यादा जल की मात्रा भी किसके लिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है। मैंने पहले बोला अगर मान लो अपन बात करें, एक बालू मिट्टी है हमारे पास में और एक हमारे पास में चिकनी मिट्टी है, तो आप जानते हैं जो चिकनी दोमट मिट्टी होगी उसके अंदर जल क्या ज़्यादा देर ठहरेगा, जबकि बालू के अंदर जल कम देर तक रुकेगा। और ऐसी परिस्थिति में मृदा वातन किसका अधिक होगा, तो चिकनी मिट्टी का मृदा वातन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये तो हो गया जल को अवशोषण करने, प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं आखिरकार जो जल अवशोषण को प्रभावित कर रहे हैं। क्लियर है, उतार लिया, अगर नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला टॉपिक आता है अपने पास में रसारोहण। मिटा रहा हूं इसको मैं। दूसरा टॉपिक कौन सा आता है, रसारोहण। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि रस का आरोहण क्या है। दूसरा टॉपिक हमारे पास में दूसरा है रसारोहण। और शब्द से स्पष्ट क्या है, अर्थ क्या है, अगर इसका देखा जाए तो अर्थ होगा रस का आरोहण। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, तो चढ़ेगा कहाँ पर, ऊपर। तो जल या जो भी पदार्थ है, क्या मतलब हुआ, जल व खनिज पदार्थों का मूल रोम से संपूर्ण पादप में स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। यानी कि संपूर्ण प्लांट के अंदर, जब पूरे पादप के अंदर, यानी ये अब मान लो तना है तो इसकी मूल और मूल से भी मूल रोम, वहाँ से पानी या उसका लवण ऊपर चढ़ के पत्तियों तक पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँच जाए, पर्ण तक पहुँचे, उसे हम क्या बोलेंगे, रसारोहण के नाम से जानेंगे। अच्छा, रसारोहण की जो क्रिया है, रसारोहण किसमें होगा, तो जाइलम उत्तक में संपन्न होता है। जाइलम उत्तक में संपन्न होता है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि ज से जल और ज से जाइलम, ये याद रखना अपने को हिंट। और फ से फूड होता है अपने पास में, और फ से फ्लोएम। क्या याद रखोगे, ज से जल और ज से जाइलम, फ से फूड और फ से फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के द्वारा क्या होगा, फूड यानी खाद्य संग्रह पदार्थ जोते भी हैं उनका स्थानांतरण फ्लोएम से होता है। जबकि जाइलम से जल का संग्रह होता है, या जल उसको स्थानांतरण करने का काम करता है। जाइलम उत्तक कभी भी फूड को लेके नहीं जाते, भोज्य पदार्थ को लेके नहीं जाते। कौन लेके जाएंगे, वो उसको फ्लोएम लेके जाएगा। तो याद क्या रखना है हमको, ज से जाइलम और फ से फ्लोएम याद रखना। ये हिंट है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए, तो हमने जाइलम की बात करी। अगर आपको कोई पूछ ले, क्या पूछे कि जाइलम में भी कौन, तो जाइलम की वाहिकाएं व वाहिनिकाएं द्वारा। आपको ध्यान होगा, आपने 11वीं कक्षा के अंदर उत्तक पढ़े होंगे। जब आपने उत्तक पढ़े तो उत्तक के अंदर 2 प्रकार के उत्तक आए थे, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। उस जटिल उत्तक के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आगे जाकर जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। जाइलम में भी हमने 4 भाग पढ़े थे। जाइलम में कितने भाग पढ़े थे अपने, 4। एक तो पढ़ा था अपने वाहिकाएं, एक पढ़ा अपने वाहिनिकाएं, एक पढ़ा अपने जाइलम उत्तक, जो कौन से वाले, मृदुतक थे, जाइलम मृदुतक, और जाइलम तंतु,
याद करो, आप लोगों ने ये सब कबाड़ा पढ़ा है 11वीं के अंदर। हाँ, कबाड़ा इसलिए क्योंकि वो याद नहीं रहा, कबाड़ा हो गया। जो चीज़ काम की नहीं रहती उसे कबाड़ा बोलते हैं। तो आप लोगों की भी वही कंडीशन है। मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको चीज़ को भुला दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप 11वीं क्लास की किताब उठाइए और तुरंत प्रभाव से पढ़ना चालू कीजिए। वहाँ पर वाहिका है, वाहिनिका है, जाइलम उत्तक और जाइलम तंतु मिलेंगे। तो यहाँ पर वाहिका और वाहिनिका, ये दो चीज़ें जो हैं, ये जल का क्या करेगा, स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उपयोगी है। उसके साथ साथ में रसारोहण की क्रिया होती है, यानी कि अन्य खनिज पदार्थों को भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में उपयोगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग इसको कैसे बताएं कि रसारोहण हो रहा है। तो देखिए, रसारोहण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रसारोहण के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्लांट लेते हैं। क्या कर रहे हैं अपन, प्रयोग। पहले प्रयोग को समझ रहे हैं। तो एक प्लांट लेते हैं और प्लांट लेने के बाद में ये प्लांट की मूल है। प्लांट हमने लिया है बालसम का, क्योंकि आपकी किताब में बालसम किताब उदाहरण दे रखा है, पादप। अब इसकी जो जड़ हैं, इसको हमने यहाँ से काट दी। काटने के बाद में हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में इसको रख दिया। किसको, बालसम को, और इसको पानी से भर दिया। और इसमें जो विलियन भरा, उस विलियन में भरा हमने सेफनेनिन हमने भर दिया। हमें पता है कि ये लाल रंग का हो गया। और जब 2 घंटे के बाद में हमने इस बालसम के प्लांट को निकाला और निकाल करके हमने इसका टीएस काटा। क्या काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। तो इस प्रकार के गोल गोल चकतियाँ हमें प्राप्त हुई। फिर हमने क्या किया, तो हमने तुरंत प्रभाव से हमारा खुद का माइक्रोस्कोप उठाया, सूक्ष्मदर्शी। और बताओ, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी, जॉनसन एंड जॉनसन ने करी। याद आ रहा है। चलिए, और ये देखिए, इसको हमने रख दिया हमारे कहाँ पर, तो हमने इसको ले जाके रख दिया माइक्रोस्कोप पर। और हमें अच्छे ढंग से पता है कि माइक्रोस्कोप के रखने के बाद में जब हमने स्टडी करी, तो केवल जाइलम उत्तक में, वो भी कौन से, दृढ़ोत्तक, केवल जाइलम के दृढ़ोत्तक में हमको क्या दिखाई दिया, सेफनिन का लाल रंग दिखाई दिया। जब सेफनिन का लाल रंग दिखाई दिया तो इससे स्पष्ट हो गया कि जल का संवन या जल रोहण जो होता है या रसारोहण जो होता है, उसकी क्रिया केवल जाइलम उत्तक के द्वारा करते हैं। प्रश्न लिख दीजिए टॉप पर, क्या लिखोगे कि रसारोहण को सचित्र वर्णन करके प्रयोग सहित समझाइए। रसारोहण को प्रयोग सहित समझिए। देखिए, जो आपके पास में प्रयोग है उसको करते हुए समझाना। एक बार वापस समझिए। हमने सर्वप्रथम बालसम का क्या लिया, प्लांट लिया, उसकी जड़ों को काट कर हमने इसमें डाल दिया। एक विलियन बना हुआ था सेफनेनिन का, सेफनेनिन के विलियन के अंदर डुबा के रखा। 2-3 घंटों के बाद में जब हमने उसका टीएस काटा, तो हमें पता लगा कि बीच वाले भाग में जहाँ पर जल का संवन हो रहा है, यानी कि जाइलम उत्तक में क्या पाया जा रहा है, वो सेफनेनिन का रंग दिखाई दे रहा है। यानी कि जाइलम उत्तक ही ऐसा उत्तक है जो कि जल का संवहन करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस पर, इसलिए आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब बात आती है रसारोहण के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, रसारोहण के 3 सिद्धांत हैं और इन तीनों सिद्धांतों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप टिके रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।